लास्ट क्लास बची है कंप्यूटर की, उस क्लास को देख लो, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर। तो अब आता है टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जो हमारे मोबाइल या किसी भी कंप्यूटर में डाउनलोड होता है या डाउनलोड कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स। ठीक है, पहली बार माइक्रोसॉफ्ट लाया था, बिल गेट्स ने 1990 में पहली बार लाया था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। ठीक है, कब हुई थी? 1990 में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, या इसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी हो सकते हो, एम एस एक्सेल और एम एस एक्सेस। ठीक है, ये सभी आप जब प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ना, तो यह आपको सभी मिल जाएंगे। अब हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में देखते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, जैसे लेटर राइटिंग, बायोडाटा। हम रिज्यूम या बायोडाटा किसी का देते हैं ना, तो वो माइक्रोसॉफ्ट पर राइटिंग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पर टाइपिंग करते हैं और एक बायोडाटा या लेटर राइटिंग बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके काम आता है? क्वेश्चन पूछा जाता है लेटर राइटिंग या बायोडाटा। ठीक है, यानी कि इन सब में आप देख सकते हो। इसका मतलब आप ज़्यादा ना कुछ ना कहे कि आप इतना याद रख लो कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट बनाने का काम आता है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का काम आता है। डॉक्यूमेंट्स किसी भी टाइप का हो सकता है। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस पावर पॉइंट के बारे में देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम विभिन्न स्लाइड को वाले प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं, विभिन्न स्लाइड वाले प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो ना कि अलग अलग टाइप के होते हैं, आप पेजेज बोल सकते हो। एक पेज को हटा के दूसरे पेज तैयार करना, दूसरा पेज को तीसरा पेज, जिसकी इस टाइप का पेज होता है। ठीक है, इस टाइप का पेज होता है, एक पेज पे लिख दिया, फिर आगे बढ़ गए, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, इस टाइप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्क करता है। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। पहले तो देख लो, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट में हम क्या कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट में हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, ठीक है, जिनमें विभिन्न स्लाइडें होती हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में देखते हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम डेटा रिकॉर्ड, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता हो, तैयार कर सकते हैं। और इसमें फार्मूले का प्रयोग से पहले इक्वल का प्रयोग होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं और जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। और इसे फार्मूले से पहले इक्वल का प्रयोग होता है एम एस एक्सेल में। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एम एस एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का हम प्रयोग करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं एम एस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम डेटा रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। इसका भी सेम कार्य है, डेटा रिकॉर्ड करना, लेकिन डेटा किस तरह का होगा इसकी बात नहीं कही गई है। इसमें कैसा भी डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आते हैं ALE एक्सटेंशन। विभिन्न प्रकार की फाइलों को दिया गया कोड, जिसको डॉट डाटा के बाद लगाया जाता है, फाइल एक्सटेंशन कहलाता है। देखो, हम जैसे कि डॉक्यूमेंट है, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट है, हमको डॉक्यूमेंट फाइल करनी है, तो हमको पूरा न लिख के डॉट DOC। ठीक है, तो यही क्या है, ALE एक्सटेंशन, यानी कि शॉर्ट रूप। डॉट के बाद थोड़ा सा शॉर्ट लिख दो, काम हो जाता है। जैसे कि .TXT या .PPT, और .MP4। ठीक है, .JPG या JPG इमेज फाइल होती हैं। MP4 में आप वीडियो फाइल देख सकते हो। ठीक है, .PPT पावर पॉइंट होती है। और .doc मतलब डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट। जिप फाइल, कंप्रेस्ड फाइल, एक्सएल, XML, एक्सेल, ALE।
ठीक है, ZIP के अंतर्गत आते हैं ये, यानी जो कंप्रेस्ड फाइल होती है ना वो ZIP। कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि कोई भी मूवी है, ठीक है, आपने जिप यानी कि जिप फाइल के अंतर्गत .ZIP ऐसे लिखा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो जो भी वीडियो अभी आप वीडियो के तौर पर नहीं देखोगे, जब आप इसको क्लिक करोगे और इसमें एक्सेस होगा, यानी कि इसका एक्सेस स्टार्ट होगा, यानी कि ये तैयार होगी, तब आपकी वीडियो बनेगी। यानी कि कोडिंग होती है ना, उन कोडिंग में आपकी वीडियो रहती है, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा और आपको वीडियो तौर पे फॉर्मेट आप वीडियो तौर पे आपको ये दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसको ही जिप फाइल बोलती हैं। ये रहती हैं एक एक फाइल के तौर पर रहती हैं। जब आप इसको क्लिक करोगे तो फाइल ओपन होगी और फाइल ओपन होकर एक्सेस होके आपको इस फाइल के अंतर्गत जो भी मटेरियल है वो सब आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं उनको आप देख लेते हैं। इसके फुल फॉर्म SMS। SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, SMS करते हो ना, उस SMS का शॉर्ट फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, यानी कि आप अपनी बात को बहुत कम शब्दों में किसी को कहते हो ना, तो उसको SMS कहते हैं। आप पेन देखो, पेन PN परमानेंट अकाउंट नंबर, वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, UPS इंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये फंडिंग के तौर पर फंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पर आप NEFT का प्रयोग करते हो। RTGS रियल टाइम ग्रीस सेटलमेंट, DMBS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंपॉर्टेंट है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको ज़्यादातर क्या क्या रखना है, देखो SMS का शॉर्ट मैसेज सर्विस और पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, उसके बाद आप जो भी इंपॉर्टेंट है ना, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इनको आपको याद रखना होगा। बाकी भी आप देख लेना। पेरिफेरल डिवाइस देखते हैं, ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर के माध्यम से बाहर रूप से जुड़ी होती हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, CPU एक्सेट्रा। यानी कि जो होता है ना, मॉनिटर के आसपास जो भी केबल के द्वारा, स्विच के द्वारा कुछ चीज़ें कनेक्ट रहती हैं ना, ठीक है, उन सब बाहरी चीज़ों को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, CPU एक्सेट्रा आता है। अब आते हैं शॉर्ट की देखते हैं। CTR यानी कंट्रोल, CTRL+A यानी सिलेक्ट ऑल, CTRL+V बोल्ड लेटर्स। इनका कार्य है कि आप, जैसे कि आप दो टाइप से कर सकते हो। आप कंप्यूटर कोई शब्द लिखा है ना, ठीक है, तो आप या तो उन सबको पहले से ही, अब जब आप लिख रहे हो ना, तो उन सबको ही बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप उन सब चीज़ों को सिलेक्ट करो और उस Ctrl+A दबा दो, तो वो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। और जैसे कि आप पूरा पेज है, पूरा पेज को आपको सिलेक्ट करना है, तो Ctrl+A दबा दो, तो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। और उन लेटर्स को अगर बोल्ड करना है ना, तो Ctrl+B लगा दो, तो वो सब लेटर्स बोल्ड आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, या आपको अगर उसको उस जो भी उस पेज पे लिखा है ना, आपने सिलेक्ट तो कर ही लिया है ना Ctrl+A से। ठीक है, अब आपको उस सब को कॉपी करना है, तो Ctrl+C आप क्लिक करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक ही सारा का सारा आपके कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब वो इस पेज पे जो भी कुछ लिखा है, ठीक है, आपको अगर उसे डिलीट करना है, तो Ctrl+D दबा दो, तो अब वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें पता होगी। Ctrl+B सारा लेटर बोल्ड हो गया, Ctrl+C कॉपी कर दिया और Ctrl+D डिलीट कर दिया। ठीक है, और Ctrl+A सब कुछ सिलेक्ट कर दिया। उम्मीद है ये सब आ गया होगा। ठीक है, अब देखो Ctrl+F फाइंड एनी फाइल, Ctrl+I इटालिक, Ctrl+N न्यू फाइल। ठीक है, आप Ctrl+N दबा दोगे ना, तो एक मिलेगा और जिस पर जो एक न्यू फाइल होगी,
और जिस न्यू फाइल पर आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस ए ओपन एनी फाइल और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी यानी कि आपको कुछ भी प्रिंट करना है, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस पी आप दबा दोगे वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ सिलेक्ट की थी, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट की और अब वो आपको प्रिंट करनी है, तो कंट्रोल प्लस पी दबा दो तो वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एस सेव एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि कंट्रोल प्लस ए से एस से आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एक्स कट ही सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस बाई रेडो, कंट्रोल प्लस जे एंडो। तो बाई और जेड से रेडो और अंडो प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस बी यानी कि कोई भी चीज़ पेस्ट करनी है, जैसे कि आपने कंट्रोल प्लस कोई भी चीज़ यहाँ पे लेटर लिखा है, आपने कंट्रोल प्लस ए डाला तो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अब वो आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या किसी दूसरी फाइल में वो चीज़ आपको सेव करनी है, तो आप उसका जो कीबोर्ड से जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे लेके जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे और वहाँ पे लिख दोगे मतलब कीज का प्रयोग करोगे। जो लैपटॉप या कंप्यूटर में जो कीबोर्ड में की होती हैं उनको प्रयोग करोगे और आप कंट्रोल कंट्रोल प्लस वी आप क्लिक करोगे तो वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर थी वो सब इसमें पेस्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। अब जो F1 से F0 से लेकर F9 तक कीज होती हैं उनके बारे में देखते हैं। जो भी मेन कीज हैं, F1 आप हेल्प विंडो कर सकते हो, F5 से रिफ्रेश कर सकते हो, और ज़्यादातर F5 का प्रयोग होता है जब चीज़ें बहुत सारी एक मॉनिटर की पर खुली होती है ना, तो आपका कंप्यूटर धीरे धीरे वर्क करना थोड़ा कम कर देता है, तो आप F6 एफ F5 का प्रयोग करते हो ना तो सारी चीज़ें, ठीक है, शायद F6 है, F6 का प्रयोग करते हो सारी चीज़ें रिफ्रेश हो जाने लगती हैं। ठीक है, यानी कि वो सब कुछ जो भी चीज़ें बंद ओपन होती हैं ना वो सब बंद हो जाती हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब F7 देखते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ आपने जैसे कि किसी पे कोई पेज है जिस पर आपने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं और कंट्रोल प्लस ए से वो चीज़ें सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और F7 अपनी की प्रेस की, जब आपने F7 की यानी बटन दबाई तो उस जो भी आपने सेलेक्ट की थी उनमें जो भी ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो सभी आपको पता लग जाएंगी। यानी उसमें लिख जाएगा कि ये भी शब्द क्लियर नहीं लिखे हैं, इनकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। ठीक है, वो सब आपको दोबारा से क्लियर करेक्शन करना होगा। ठीक है, और F12 का आप दबाओगे ना तो वो सभी सेव एज या फाइल मतलब किस में सेव करना है वो सब आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, अब F3 का फाइंड एनी फाइल और फोल्डर। ओके, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि रिफ्रेश किससे होता है, F6 से। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक किस में चेक किया जाता है, तो F7 से। और सेव एज फाइल किस में किया जाता है, F12 से। अब आते हैं, आपको कोई भी एक्टिव प्रोग्राम है, अब उस प्रोग्राम को आपको बंद करना है यानी क्लोज करना है, तो आप ALT आल प्लस F4 या कंट्रोल प्लस F4, यानी इन दोनों में से आप कोई भी आप क्लिक करोगे, यानी कि दोनों, जिसकी कंट्रोल प्लस F4 आपने क्लिक किया तो सारी जो भी एक्टिव फाइल्स है ना वो सब क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस ESC ओपन स्टार्ट मेन्यू, DL से डिलीट फाइल कोई भी हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट परमानेंट डिलीट। ठीक है, इस चीज़ से कोई भी चीज़ सब परमानेंट डिलीट हो जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कि परमानेंट डिलीट आप कौन कौन सी कीज का यूज करके करोगे। ठीक है, तो आपको कंट्रोल यानी CTRA कंट्रोल और प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट यानी कि इन तीन कीज का प्रयोग करना पड़ेगा जब कोई भी चीज़ आप परमानेंट डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कि आपको कोई भी चीज़ है, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन किए हो और उस ब्राउज़र के आपको टॉप पर पहुंचना है, तो कंट्रोल प्लस होम दबा दो तो आप ब्राउज़र के टॉप पर पहुंच जाओगे। ठीक है, और आप या उस पेज के आपको ब्राउज़र के लास्ट पर पहुंचना है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस END का
प्रयोग करके आप उस पेज के लास्ट पर पहुंच सकते हो। जैसे कि कोई भी चीज़ आप देखते हो, जैसे कि कोई भी चीज़ हो, आप क्रिकेट का अगर स्कोर देखना है आपको, ठीक है, और आपको पता है कि वो स्कोर जिसकी आप उसको सर्च करते करते कुछ काम कर रहे थे, और आप उस पेज वो पेज का ऊपर अपर लेवल काफ़ी दूर है, तो कंट्रोल आप होम दबाओ, आप उस पेज के ऊपर पहुंच जाओगे। और आपको बाद में पता लगा कि उसका स्कोर कार्ड है वो तो उस पेज के जस्ट नीचे है, तो आप कंट्रोल प्लस END आप प्रयोग करोगे ना, तो आप बिल्कुल उस पेज के नीचे पहुंच जाओगे। ठीक है। आप शिफ्ट यानी कोई भी लेटर्स हैं आपको उनको चेंज करना है। आपने कुछ लिखा, ठीक है, और आपने बाद में समझ में आया कि यार इन जो लेटर्स है ना उनको चेंज कर दें, अगर छोटा है तो बड़ा कर दें, बड़ा है तो छोटा कर दें, तो आप शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करोगे अब, और वो लेटर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं इंटरनेट पर। उम्मीद है आप लोग बाकी एम एक्स सॉफ्टवेयर और जो कीज हैं उनके बारे में आपने थोड़ा बहुत जान लिया है। अब आते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट का बहुत प्रयोग हो रहा है। ठीक है। ये एक नेटवर्क है जो हम सबको यानी पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़े हुए है। ठीक है। कंप्यूटरों के बीच डेटा आदान प्रदान की क्रिया को नेटवर्क कहलाती है। कंप्यूटर के बीच डेटा आदान प्रदान की क्रिया नेटवर्क कहलाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटवर्क का प्रयोग कैसे होता है। तो नेटवर्क का प्रयोग होता है कंप्यूटर के बीच जो डेटा होता है वो आदान प्रदान करता है। ठीक है। आप क्वेश्चन पूछा जाए सर्वर क्या होता है। कंप्यूटरों को प्राप्त होने वाला नेटवर्क जिस मैन कंप्यूटर से प्राप्त होता है सर्वर कहलाता है। कंप्यूटरों को प्राप्त होने वाला नेटवर्क जिस मैन कंप्यूटर से प्राप्त होता है सर्वर कहलाता है। यानी कि सर्वर ऐसा है कि एक जगह है और उसके आसपास बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं। ठीक है। बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो उन कंप्यूटर्स पे आप नेट का प्रयोग कर रहे हो। आप कभी कभी कहते हो कि सर्वर नहीं आ रहा, सर्वर नहीं आ रहा, सर्वर बहुत वीक है। तो इसका मतलब है ये होता है कि एक जो मैन कंप्यूटर है ना, ठीक है, उस मैन कंप्यूटर से सिग्नल यानी कि उस मैन कंप्यूटर में या तो जो सिग्नल हैं वो कम फ्रिक्वेंसी सेट की गई है, या वो वहाँ से डिस्टरबेंस चल रहा है, तो इसीलिए बाकी इस मतलब जो मैन कंप्यूटर अगर डिस्टर्ब होगा तो बाकी जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। उनका नेट काम करना बंद कर जाएगा। तो एक जो मैन कंप्यूटर है इससे जो सिग्नल बाकी कंप्यूटर्स को जो प्राप्त होते हैं उस चीज़ को हम सर्वर कहते हैं। ठीक है। यानी कि कंप्यूटरों को प्राप्त होने वाले नेटवर्क जिस मैन कंप्यूटर से प्राप्त होते हैं सर्वर कहलाता है। ठीक है। आके फिर आते हैं नोड्स क्या होते हैं। कंप्यूटर में सर्वर से जुड़े कंप्यूटर के अंतिम बिंदु को नोड कहा जाता है। कंप्यूटर में सर्वर से जुड़े कंप्यूटर के अंतिम बिंदु को नोड कहा जाता है। यानी कि नोड का मतलब ये होता है कि इसका सर्वर 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है। 10 किलोमीटर जा रहा है, तो वो 10 किलोमीटर तक जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब में वो नेटवर्क देगा, यानी कि वो उन सब में सर्वर आ रहा है। ठीक है। और जो लास्ट कंप्यूटर है जहाँ पर दूसरा सर्वर आने लगा, ठीक है, यहाँ पर इस मैन कंप्यूटर का सर्वर काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं किसी और दूसरे मैन कंप्यूटर के, तो इस जगह को नोड कहते हैं। ठीक है। इस प्लेस को नोड कहेंगे। अब आते हैं कि कम्युनिकेशन कौन कौन सी होती है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि जो बातचीत है, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत, तो सिंपल मेथड तरीके से, हाफ डुप्लेक्स मेथड और फुल डुप्लेक्स मेथड। ठीक है। कंप्यूटर देखो, सेंडर और रिसीवर। सिंपल मेथड में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है। जैसे कि हमने मैसेज एसएमएस किया, उसको एसएमएस प्राप्त हो गया। ठीक है। तो वो सिंपल मेथड हो गया। हमने एसएमएस किया और उसको मैसेज प्राप्त हुआ, और उसने एसएमएस किया, हमको मैसेज प्राप्त हो गया।
तो वो हमको मैसेज किए जा रहा है, हम उसको मैसेज किए जा रहे, ठीक है, हम लोग आपस में बातचीत किए जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहेंगे, हाफ डुप्लेक्स मेथड, ठीक है। यानी कि हमको जो हम सेंड भी कर रहे हैं और हमको प्राप्त भी हो रहा है, यानी कि जो प्राप्त कर रहा है वो भी सेंड कर रहा है। फिर आता है फुल डुप्लेक्स मेथड, कि हमने सेंड किया, ठीक है, और एक माध्यम के द्वारा रिसीवर को प्राप्त हो गया, या उसमें एक लिमिट लगी है। प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल मतलब होता है कि रूल और रेगुलेशन, यानी कुछ रूल्स बने होते हैं जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं। हमने एसएमएस किया, उस एसएमएस का आंसर हमको कुछ रूल या प्रोटोकॉल फॉलो करके हमको वो प्राप्त हुए, तो वो होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। अब प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं कि प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इंटरनेट पर बने नियमों के सेट को प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट पर बने नियमों के सेट को प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल हमें निश्चित नियमों को रटकर संचार तथा डेटा ट्रांसफर करने के लिए बना होता है, ठीक है। ये देखो, ये प्रोटोकॉल निम्न तरह के होते हैं: एफ टी पी, HTTP, SMTP और POT, TCP, IP के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है। HTTP के बारे में भी आपने काफ़ी बहुत कुछ देखा है, बाकी हो सकता है आपको आपने देखा हो। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग फाइल को लेन देन में किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में फाइलों का आदान प्रदान यानी कि लेन देन होता है। अब आते हैं HTTP, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर वेबसाइट को ढूंढने में प्रयोग किया जाता है। कोई भी वेबसाइट है उसको ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वेबसाइट मान लो कि HTTP, जिसकी आपको सरकारी रिजल्ट ढूंढना है, एक जिसमें सरकारी रिजल्ट, या तो आप फेसबुक चलाते हो ना, फेसबुक आपको ढूंढना है और फेसबुक आपने सर्च किया, फेसबुक आपको मिल नहीं रही, तो फेसबुक की एक वेबसाइट आती होगी ठीक है, जिस पर HTTP.facebook.com ऐसा कुछ आप लिखोगे, तो वो ये इसकी एक उसकी मेन वेबसाइट होगी, यानी कि उसकी मेन लिंक होगी। उसको आप उसको आप सर्च करोगे तो वो आपका फेसबुक का डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, फेसबुक का पेज, ठीक है। अब आते हैं IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल से विभिन्न कंप्यूटर नोड्स के माध्यम से रूट प्रदान करने में मदद प्राप्त होती है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल में विभिन्न कंप्यूटर नोड्स के माध्यम से रूट प्रदान करने में मदद होती है, ठीक है। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल नेटवर्क जिस पर संचार के लिए निर्मित किया गया है उसके लिए काम आता है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के माध्यम से हम आउटगोइंग मेल भेजने तथा वितरित करने में प्रयोग करते हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, देखो ऐसा होता है जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है, हमने कोई फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, उस फॉर्म में बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो गए, ठीक है, बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो गए, तो गवर्नमेंट ने सभी के लिए, जिसकी उन सिलेक्ट लोगों को 25 दिसंबर को बुलाया गया है। तो गवर्नमेंट एक SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करके एक SMS भेजेगा कि यू आर सिलेक्टेड एंड योर इंटरव्यू इज 25 दिसंबर प्लीज़, ठीक है। और तो वो इस मैसेज को एक ही क्लिक करके, ठीक है, इन सभी लोगों के पास एक ही मैसेज सभी के पास पहुंच जाएगा और ये 25 दिसंबर को सभी लोग पहुंच जाएंगे। तो ये सिर्फ जा सकता है, लेकिन इस पर कोई मैसेज, इस पर आप अगर ईमेल करोगे तो वो पहुंचेगा नहीं। आप सिर्फ देख सकते हो लेकिन मैसेज कर नहीं सकते, यानी कि आप रिप्लाई नहीं दे सकते, आप बस देख कर उसको फॉलो कर सकते हो। तो वो क्या होता है, SMTP। अब आते हैं POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसमें इनकमिंग मेल प्राप्त करने का प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें आप इनकमिंग मेल प्राप्त करते हो। अब आते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के कौन कौन से माध्यम हैं, ठीक है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कौन कौन से माध्यम हैं, तो ट्विस्टेड पेयर केबल,
को एक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एथरनल केबल। अब जो इंडियन नेटवर्क हैं उनमें BSNL, MTNL, BSNL यानी कि UV वाली भी है और ये V वाली भी है, ठीक है। और मोबाइल में ये होते हैं GSM और CDMA 3G, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, बैन, पैन, ये 4 टाइप के नेटवर्क होते हैं। देखो अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लैन के बारे में। तो लोकल एरिया नेटवर्क, ये 10 किलोमीटर की रेंज में कार्य करता है, 10 किलोमीटर की रेंज में ये कार्य करता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब में ये वर्क करेगा। अब आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये 100 किलोमीटर की रेंज पर वर्क करता है। अब आते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब आता है पैन, 100 मीटर पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ। देखो जो आप वाईफाई या जो आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करवा के, ठीक है, हॉटस्पॉट कनेक्ट करके वाईफाई के द्वारा आप किसी का नेटवर्क प्राप्त कर लेते हो, यानी कि आप इंटरनेट चला लेते हो, तो ये पेन नेटवर्क है। ये एक नेटवर्क तो है लेकिन ये पेन नेटवर्क है, जिसे पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हो, ठीक है। तो और इसकी रेंज होती है सिर्फ 100 मीटर में। ये 100 मीटर के दायरे में आप कोई, जैसे ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड आपने सुना होगा, ब्रॉडबैंड आप अपने घर पे लगाओगे ना, तो वो ब्रॉडबैंड आप 100 मीटर के एरिया कवर करेगी, यानी कि आपका घर लगभग 100 मीटर का दायरा होगा तो वो कवर कर लेगा, इतना ही इसकी क्षमता होगी, ठीक है। अब आते हैं टोपोलॉजी, नेटवर्क को नोड से जोड़ने का तरीका व नेटवर्क का स्ट्रक्चर टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यानी नोड से जोड़ने का तरीका व नेटवर्क का स्ट्रक्चर टोपोलॉजी कहलाता है। यानी सिर्फ इतना याद रखो, नोड जोड़ने का तरीका। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोपोलॉजी के माध्यम से, यानी नोट्स जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है, टोपोलॉजी, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड जो है वो किस टाइप का नेटवर्क है, तो ब्रॉडबैंड PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क टाइप है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। अभी टोपोलॉजी के बारे में देखा है कि नोड से जोड़ने का तरीका टोपोलॉजी कहलाता है। ये टोपोलॉजी 5 टाइप की होती हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, ठीक है। अब आते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आप एक मिनट, ये दोबारा से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम 1962 में JC लिक लीडर ने द्वारा इंटरनेट की स्थापना एवं विचार किया गया, ठीक है। JC लिक लीडर हैं, इन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया था, यानी कि इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1962 में। 1962 में JC लिक लीडर द्वारा इंटरनेट की स्थापना की गई थी। और 1969 में सर्वप्रथम अमेरिकी डिफेंस रिसर्च कंपनी ARPANET द्वारा इंटरनेट का प्रयोग किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट, क्योंकि हम आजकल इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि इंटरनेट की स्थापना कब की गई थी। इंटरनेट की स्थापना की थी 1962 में, यानी कि हमारा देश, हमारा संविधान बनाया 1950 में, और 12 साल बाद 12 साल बाद JC लीडर थे, उन्होंने इंटरनेट की स्थापना पर स्थापना का विचार दिया। और 1969 में सर्वप्रथम अमेरिकी डिफेंस रिसर्च कंपनी जो है ARPANET द्वारा इंटरनेट का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इंटरनेट का प्रयोग विश्व में सर्वप्रथम इंटरनेट का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था। तो विश्व में सर्वप्रथम इंटरनेट का प्रयोग 1919 यानी कि 1969 1969 में अमेरिकी डिफेंस रिसर्च कंपनी, जिसका नाम था ARPANET। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जहाँ पर इंटरनेट का प्रयोग किया गया था, तो वो उस कंपनी का नाम है ARPANET। ARPANET कंपनी जो थी, उन्होंने इंटरनेट का प्रथम प्रयोग किया, कब किया, 1969 में, यानी कि 1969 में। किसने किया, अमेरिकी डिफेंस रिसर्च ARPANET कंपनी द्वारा विश्व में पहली बार इंटरनेट का प्रयोग किया गया था। अब आते हैं 1990 में पहली बार WWW, यानी कि, ठीक है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क
वर्ल्ड वाइड वेव का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि www जो हम डालते हैं ना, www.org.com या www.sarkariresult.com, ठीक है, तो www का आविष्कार 1990 में टिम बार्नर्स ली द्वारा किया गया था। भारत में पहली बार इंटरनेट का प्रयोग कब हुआ? भारत की बात कर रहा है, अभी तो ये विश्व की बात कर रहा था। ARPANET विश्व की पहली कंपनी थी जहाँ पर इंटरनेट का प्रयोग हुआ, लेकिन भारत में इंटरनेट का प्रयोग कब हुआ? तो 15 अगस्त 1995 में। 15 अगस्त 1995 में भारत में पहली बार इंटरनेट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व की बात अलग है। अब हम अपने देश की बात करते हैं, तो हमारे देश भारत में इंटरनेट का प्रयोग 15 अगस्त 1995 को हुआ था। भारत में पहली बार इंटरनेट की सेवा किसने प्रदान की? तो भारत में पहली बार इंटरनेट की सेवा VSNL ने की थी। ठीक है, 1993 में पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र मोजैक। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो मोजैक। ओके, कब हुआ था? 1993 में। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको बहुत बारीकी से देखना, एक बार फिर से देख लो। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया या स्थापना किसने की? जेसी लिगलेडर द्वारा। कब हुआ? स्थापना करने का विचार कब दिया गया? 1962 में। ठीक है, और इसका प्रयोग कब हुआ? तो अमेरिकी डिफेंस रिसर्च कंपनी ARPANET द्वारा इंटरनेट का प्रयोग सर्वप्रथम 1969 यानी कि 1969 में किया गया था विश्व में। और भारत में इस इंटरनेट का प्रयोग 15 अगस्त 1995 में किया गया था। www डॉट का आविष्कार किसने किया था? तो www का प्रयोग टिम वार्नर्स ली द्वारा 1990 में पहली बार आविष्कार हुआ था। भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा किसने प्रदान की? भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा किसने प्रदान की? तो भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा VSNL द्वारा प्राप्त की गई थी। 1993 में पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन था? भारत में पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र मोजैक था। इंटरनेट प्रदान करता है मालिक? नेशनल साइंस फाउंडेशन, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये सब हैं इंटरनेट प्रदान करता और मालिक, यानी यही जो कंपनी है ना वही इंटरनेट देती हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र इंटरनेट प्रोवाइडर मॉडेम प्रोटोकॉल IP एड्रेस। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, जैसे UC ब्राउज़र, मोजेल, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी। ये सब आपने देखेंगे। ये जितने भी आप जिन चीज़ों पर आप सर्च करते हो ना, कि sarkariresult.com, ठीक है, या गेमिंग की कोई भी गेम आपको डाउनलोड करना है तो सब आप किस में सर्च करोगे? तो वेब ब्राउज़र आप ओपन करोगे, जो एक एप्लीकेशन होता है, और ये एप्लीकेशन आप डिलीट और इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल या किसी कंप्यूटर में। ठीक है, उसके आता है सर्च इंजन। किसी निश्चित जानकारी के बारे में पता लगाने के लिए हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि गूगल और याहू के बारे में पूछा जाता है कि क्या है ये, वेब ब्राउज़र या सर्च इंजन? तो गूगल, याहू ये सब सर्च इंजन है, ना कि कोई वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन के थ्रू होता है और सर्च इंजन एप्लीकेशन के अंदर होता है। यानी कि जब आप यूसी ब्राउज़र ओपन करोगे ना, तो वहाँ पर जब आप सर्च करोगे तो वो आप सर्च करोगे गूगल या याहू पर। ठीक है, ये जो सर्च इंजन होता है। ठीक है, अब आते हैं वेबसाइट। विभिन्न वेब पेज के समूह को वेबसाइट कहते हैं। विभिन्न वेब पेज के समूह को वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है, जैसे कि www.sarkariresult.com। ठीक है, जब आप www.sarkariresult.com आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी। आप उस वैकेंसी पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होकर उस वैकेंसी के बारे में क्या क्या कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में दिखा होगा। तो वो सब क्या है? वो सब पेज के अंदर वाले पेज हैं। जब आप और उस पेज के अंदर वाले पेज पर को एक मेन पेज होता है जिसे होम पेज बोलते हैं। ठीक है, उस होम पेज को ही वेबसाइट कहते हैं। अब URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट के एड्रेस को बताने के लिए URL का प्रयोग किया जाता है, जैसे www.chandrainstitute.org प्रोसेस। ठीक है, तब उसके बारे में आपको दिखाई दे जाएगा।
अब आते हैं डोमेन नेम। किसी वेबसाइट के पीछे के उद्देश्य को देखते हुए दिया जाने वाला कोड डोमेन नेम कहलाता है। जैसे कि .org यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, .com कॉमर्शियल, .एजुकेशन एजुकेशनल, .in इंडियन, .nic डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, .mil मिलिट्री वेबसाइट, ये सब होते हैं जिसकी आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप देखते हो ना, आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है तो आप .org लिखोगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संगठन के बारे में आप पढ़ सकोगे। आप कॉम में कॉमर्शियल आते हैं, एजुकेशन में EDU आप लिखकर एजुकेशन के बारे में आप पढ़ सकते हो। और ये इंडियन, जब .in लिखोगे ना तो वो सारी इंडियन वेबसाइट होंगी। .nic आप लिखोगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वेबसाइट आ जाएंगी। और .mil यानी मिल लिखोगे तो मिलिट्री वेबसाइट होती हैं ये। आप इन सब के बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में अलग से बनाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इस तरह समझ में आएगा नहीं। अब आते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो आप सेंड करते हो ना वो ईमेल। सर्वप्रथम 1771 में रॉय टॉमिलेजर ने इसकी स्थापना की थी। कंपोज मेल, फर्स्ट फर्स्ट फ्री ईमेल प्रोवाइडर हॉटमेल होता है, सर्वर भाटिया। फर्स्ट फ्री ईमेल प्रोवाइडर कौन थे? हॉटमेल। और हॉटमेल किसने बनवाया था? सर्वर भाटिया ने। ठीक है, इसमें होता है कि एक रिसीव करने वाला होता है, एक सेंड करने वाला होता है, और एक इसमें मैटर होता है। और CC का मतलब होता है 15 ईमेल आईडी यानी कार्बन कॉपी। और BCC में होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें आप जो आपको सेंड कर रहा है ना, BCC में आप देख नहीं सकते हो कि आपको किसने ईमेल सेंड किया है, और CC में आप देख सकते हो। अब देखते हैं इनके बारे में। कार्बन कॉपी, इस विकल्प के द्वारा किसी मैसेज की कार्बन कॉपी एक साथ कई व्यक्तियों को भेजी जा सकती है। अब BCC में देखें ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इस विकल्प के द्वारा रिसीव करने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ईमेल आईडी को नहीं देख सकता है। स्पैम देखते हैं, कभी कभी आ जाते हैं कि स्पैम नंबर या स्पैम आईडी। आवंटित विज्ञापन, अनकंडीशनल मेल, तो किसी अनचाही व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया मैसेज। जंक ईमेल भी आप बोल सकते हो, जिसके आप ट्रू कॉलर पे आप सब सर्च करोगे ना तो बहुत सारे मैसेज आपके पास आते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आते हैं तो आपको लिख कर आ जाता है कि स्पैम मैसेज है ये, या जंक ईमेल है। आप इस फ्रॉड वाले केस में आप स्पैम बर्ड और जंक ईमेल का बहुत ज़्यादा इसके बारे में देखते हो कि स्पैम मैसेज। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो। अब IP एड्रेस के बारे में देखते हो। IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट कनेक्शन लेने पर प्रत्येक कंप्यूटर को दिया जाने वाला एक यूनिक एड्रेस IP एड्रेस कहलाता है। इंटरनेट कनेक्शन लेने पर प्रत्येक कंप्यूटर को दिया जाने वाला एक यूनिक एड्रेस IP एड्रेस कहलाता है। जैसे कि IPv4 यानी 32 बिट 4 भागों में बटा होता है। IPv6 128 बिट 8 भागों में बटा होता है। 0 से 255 तक की संख्या का प्रयोग होता है, जब 32 253 146 73। अब सिंपल सी बात, आप इतना याद रखना कि इंटरनेट कनेक्शन लेने पर प्रत्येक कंप्यूटर को दिया जाने वाला एक यूनिक एड्रेस IP एड्रेस कहलाता है। यानी कि IP एड्रेस कब मिलेगा? जब आप इंटरनेट कनेक्शन लोगे। ओके, IP एड्रेस तब आपको मिलेगा जब आप इंटरनेट कनेक्शन लोगे। IP एड्रेस में प्रत्येक भाग किसके द्वारा बटे होते हैं? तो कॉलम। IP एड्रेस के प्रत्येक भाग कॉलम के द्वारा बटे होते हैं। अब आते हैं टेलनेट, एक स्थान पर बैठे हुए किसी अन्य कंप्यूटर पर कार्य करने वाला टेलनेट कहलाता है। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। यानी कि रिमोट लॉगिन, एक स्थान पर आप बैठे हैं, किसी स्थान पर बैठे हैं, एक रहा कंप्यूटर और यहाँ पर आप बैठे हैं दूर। ठीक है, और आपको कोई भी चीज़ क्लिक करनी है ना तो आप के पास एक रिमोट होगा, जिस रिमोट की सहायता से आप लॉगिन कर सकते हैं। यूजनेट, एक साथ ग्रुप के माध्यम से सभी लोग किसी सूचना को पहुंचाना यूजनेट कहलाता है। यानी कि एक साथ ग्रुप के माध्यम से सभी लोग किसी अन्य सूचना को पहुंचाना यूजनेट कहलाता है। E-कॉमर्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स काफ़ी आप देखते हो, इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा ई कॉमर्स आप काफ़ी ज़्यादा, जैसे न्यूज़पेपर हो या, ठीक है, आप कोई भी न्यूज़ चैनल हो जिसमें आप E-कॉमर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, किसी तकनीकी E-कॉमर्स में आप ये समझ लो कि जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ठीक है,
जिन पे आप बहुत सारी चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं, आपको घर बैठे आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हो। तो वो किस माध्यम से कर सकते हो? वो सब ई कॉमर्स का ही प्लेटफॉर्म है। ठीक, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मंत्रा है, इन सब चीज़, जैसे मंत्रा पे काफ़ी चीज़ सस्ती आ रही है। अमेजन, जो जेफ बेजोस की कंपनी है, अमेजोन जेफ बेजोस की कंपनी है, ये सब ई कॉमर्स के माध्यम से ही लेन देन करती हैं, यानी कोई भी चीज़ खरीदना है बेचने का काम करती हैं। ई कॉमर्स का माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी ऑनलाइन व्यापार। ठीक है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब मन की बात, जैसे कि आप प्रधानमंत्री मोदी की देखते हैं कि मन की बात, समस्त देशवासियों का मन की बात, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मन की बात करते हैं। ठीक है। तो टोटल 53 क्वेश्चन है, जो भी छूट गया है एक 2 पेज, वो सब अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट।